Hello everyone. In this video, I am going to share my strategy how I cleared FCAT 5 times as well as EKT in mechanical 5 times और क्या strategy होनी चाहिए जो upcoming aspirants हैं for FCAT 2023। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे। तो शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, FCAT इन कंपैरिजन टू CDS कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है। तो कंपेरेटिवली ये इजी है। फिर भी जब भी हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को प्रिपेयर करते हैं तो फिर वो तो हमारे लिए टफ़ ही हो जाता है। इफ़ समवन इज़ प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी सीजीएल तो उसके लिए वो टफ़ है। कोई गेट प्रिपेयर कर रहा है तो गेट टफ़ है। इसी तरीके से जब एफकेट कोई पहली बार प्रिपेयर करता है तो वो टफ़ ही है और होना भी चाहिए। इससे एक मोटिवेशन बना रहता है कि भाई हम सीरियसली और प्रिपेयर कर सकते हैं। Before moving forward, FCAT 2 2020 was my first attempt, and this is the screenshot. The cutoff was 155, and the marks was 179, और EKT cutoff was 40, और marks is 76, तो marks ज़्यादा हैं क्योंकि ताज़ा ताज़ा बीटेक था। और अगला एफकेट, अच्छा यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है, ये कोड 121 का है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी। खैर 165 वॉज कट ऑफ, दिस वॉज मार्क्स। EKT का सारे ब्रांचेस का सेम ही होता है। फिर एफकेट 221 में मार्क्स 212 और कट ऑफ 157। EKT 18, मार्क्स 44। फिर एफकेट 1 2022, ये 198। और अब ये जो लेटेस्ट हुआ, अब तो नॉर्मलाइजेशन भी चालू हो गया है, पहले नहीं था। तो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कितने हो गए हैं? 218.8। और पिछले 4 बार से जो कट ऑफ है वो 157 ही है। तो शुरू करते हैं कि क्या एफ कैट की क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए, क्या एफ कैट के लिए कोई बुक भी है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। हम इसी के लिए आए हैं, और प्लानिंग, और फिर कैसे इसके लिए काम करना है। तो पहली चीज़, क्या कोचिंग की ज़रूरत है। ये मैंने जो CDS की वीडियो बनाई है उसमें भी सेम ही पैतरा आजमाया है, और वैसे ही हम एफ कैट को भी देखेंगे कि क्या कोचिंग की ज़रूरत है। तो देखिए, कोचिंग की ज़रूरत तो इस एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये है कि आपको कुछ चीज़ें खुद से फिगर आउट करनी है, आपको चीज़ें खुद से ढूंढनी है, ढूंढना है, खुद से आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप सारी चीज़ें खुद करने में सक्षम हैं, इफ़ यू आर एबल टू डू ऑल दीज थिंग्स, खुद से कहाँ से सोर्सेस कलेक्ट करने हैं, कहाँ से मैथ्स के प्रॉब्लम्स कलेक्ट करने हैं, PYQ, तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम में से हर कोई एफ कैट बिना कोचिंग के भी क्लियर कर सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई ठीक है, कुछ पैसे हमसे ले लो और हमें जो जो है पूरा माल मटेरियल दे दो, हम ज़्यादा ताम झाम नहीं चाहते हैं, तो आप कोचिंग ले लीजिए। ज़्यादा महंगी नहीं, इसकी कोचिंग सस्ती वस्ती ही है। तो बस ये है कि टफ़ इतना नहीं है कि आपको कोचिंग मैंडेटरी हो, कोचिंग इसके लिए मैंडेटरी नहीं है। दिस एग्ज़ाम इज़ वेरी इजी। लेकिन अगर किसी को पका पकाया मटेरियल चाहिए कि पूरी चीज़ें मिल जाए, बस हमें पढ़ना पढ़ना सा रहे, तो आप कोचिंग ले सकते हैं। वरना तो ये बिना कोचिंग के बड़े ही आराम से ये निकाला जा सकता है। तो बैकग्राउंड आपका इनमें से कोई सा होगा, बीटेक, BSc, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स। तो इस बार अगर मैं ईज़ कहूँ कि सबसे ज़्यादा एडवांटेज किसे है, सबसे ज़्यादा ईजी ये एग्ज़ाम किसके लिए है, तो ये एग्ज़ाम सबसे ईजी है साइंस वालों के लिए। साइंस में भी बीटेक और BSc, तो बीटेक को मैं ऊपर रखता हूँ। उनके लिए आसान क्यों है? क्योंकि बीटेक वालों को आती है मैथ्स और रीजनिंग, वो सब एक ही साथ चलता है, तो उनके पास एक ही एडवांटेज है। और मैथ्स जो एप्टीट्यूड है वो उन्होंने बीटेक के टाइम, प्लेसमेंट के टाइम भी पढ़ी हुई होती है, तो इतना कोई इशू नहीं है, उनके लिए सबसे ईजी है। यहाँ तक कि फ्रेशर, रिपीटर, या फिर ऐसे रिपीटर प्लस प्लस में वो लोग आते हैं जिनका एक बार निकला हो, एक बार नहीं निकला हो। ऐसा क्यों हुआ? तो कहीं ना कहीं आप कट ऑफ से पिछली बार थोड़ा आगे पीछे रहे होंगे, ये एक वजह हो सकती है कई वजहों में से। और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी ये एग्ज़ाम बहुत ही ईजी है। बहुत लोगों ने निकाला है। CDS के कंपेरेटिवली इस एग्ज़ाम का लेवल उतना नहीं है। बस आपको जानना क्या है कि पैटर्न पूछा क्या जाता है। जब ये सारी चीज़ें अगर क्लियर हो जाएं तो कोई भी इसे पढ़ के आसानी से निकाल सकता है। और या फिर हर वो आदमी जिसका दिमाग थोड़ा सा ठीक है, जिसे मैथ समझ आती हो, जिसे रीजनिंग के क्वेश्चन आसानी से समझ आते हो, जिसकी इंग्लिश थोड़ी सी ठीक हो, और जीके में उसे कोई ये बता दे कि भाई पढ़ना क्या है, यानी ठीक ठाक दिमाग हो, चल लेता हो, फिर लेता हो, बोल लेता हो, तो उसके लिए एग्ज़ाम बहुत ही आसान है। यानी कि अर्थात हर एक आदमी इस एग्ज़ाम को निकाल सकता है, बस हमें ज़रूरत है थोड़ा सा पढ़ने की। तो सब्जेक्ट और पैटर्न देखो, अब ये तो चेंज हो गया है, पहले कुछ और हुआ करता था। इंग्लिश 30,
जीके इज़ 25, रीजनिंग इज़ 25 और मैथ्स इज़ 20 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है और अगर गलत करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, 1 नंबर कट जाएगा। तो टोटल कितने नंबर का पेपर हो गया ये? 100 इंटू 3 दैट इज़ 300। और जैसे कि मैंने 5 स्क्रीनशॉट में कट ऑफ दिखाया था, 155, 65, 57, 57, 57। मेरे ख्याल से 165 शायद ये कोविड की वजह से गया हो। कोविड का टाइम था, यूट्यूब ट्रेंडिंग पे था, हर आदमी को आसानी से माल मटेरियल मिल गया था, सभी ने पढ़ लिया होगा और इसलिए अपसर्ज हो गया। धीरे धीरे लॉकडाउन ख़त्म हुआ, लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वापस से शामिल हो गए और फिर से कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। लड़के जो थे थर्ड ईयर वाले वापस चले गए, तो शायद कट ऑफ वापस से कम हो गया। ऑन एन एवरेज क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि कट ऑफ 160 होती है एफ कैट की? बहुत ज़्यादा हो, चलो 165 ले लेते हैं। 160 टू 165 यही हमारी कट ऑफ है फॉर दिस एग्ज़ाम। तो हमारा कितना टारगेट होना चाहिए? देखिए ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कि किसके क्या स्ट्रॉन्ग है। तो जैसे मैंने बताया कि मैथ्स और रीजनिंग जिसकी स्ट्रॉन्ग है, तो ये एग्ज़ाम तो बहुत ही ईजी हो गया। तो अगर हम मिनिमम टारगेट की बात करें तो मैं मैथ्स से चालू करता हूँ। मैथ्स के 20 क्वेश्चन है, 20 में से 19 या 20 क्वेश्चन किए जा सकते हैं। मैथ्स का पेपर इतना टफ नहीं है, मैथ्स इज़ वेरी इजी। 2020 मैं भी लाता हूँ और बहुत सारे दोस्त भी लाते हैं। तो चलो मान लो मैथ्स में 19 ही आए, एक क्वेश्चन कहीं गलत हो गया या फिर नहीं हो रहा हो, और इसमें आपको चीज़ें कैसे सीखनी है, ऑप्शंस रख के, ऑप्शंस का यूज़ कैसे करना है, क्योंकि आंसर तो सामने है, हमें तो बस पहचानना है। तो ये सारी चीज़ें हमें प्रैक्टिस से सीखनी है, जो कि हम आगे वीडियो में बात करेंगे एक एक सब्जेक्ट पे डिटेल में। और रीजनिंग, रीजनिंग में कितने क्वेश्चन है? 25 क्वेश्चन है, 20-22 क्वेश्चन किए जा सकते हैं, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं तो 22 मानना चाहता हूँ, लेकिन चलो 20 मान लेते हैं। ये 25 में 20 क्वेश्चन तो किए ही जा सकते हैं। हो सकता है कोई मैथ्स में 20 कर दे, कोई रीजनिंग में 22 कर दे, वो अपने अकॉर्डिंग है, लेकिन रफली मैथ्स में 19 कर सकते हो। रीजनिंग में 20, 22, 23 भी करते हैं, लेकिन 20 मैं एक एवरेज मान के चल रहा हूँ। रीजनिंग क्या होती है? वही वाली जो होता है कि अगर ये है, अभी फिगर में यहाँ है, अगले फिगर में डॉट यहाँ है, अगले फिगर में डॉट यहाँ है, तो अगले में कहाँ होगा? अरे यहाँ होगा और कहाँ होगा? कोई बहुत बड़ा लेवल भी नहीं है इसका। बस रीजनिंग आपको एक बार ये जो 5-6 चीज़ें हैं, एम्बेडेड फिगर और डॉट सिचुएशन, इन सारी चीज़ों की एक एक बार बस देखना है कैसे होता है, उसके बाद हर कोई कर लेता है। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन है, तो मैं मानता हूँ इंग्लिश में आप 18 कर सकते हैं बड़े आराम से। कर तो ज़्यादा भी सकते हैं, लेकिन 18 में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें जो सिनोनिम है, जो एंटोनिम है, ये सारी चीज़ें अक्सर हमें नहीं आती हैं। ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, ये हम 100% श्योर नहीं रहते हैं। एक दो वर्ड हम मार सकते हैं, एक दो वर्ड हम नहीं मार सकते हैं, और कुछ गलत भी हो सकते हैं। 18 नंबर 30 में से तो हर कोई ला सकता है जिसने पढ़ा हो, इतनी इंग्लिश की दिक्कत नहीं है। जीके, जीके 25 क्वेश्चन है, और उसमें से जीके तो एफकेट का ऐसा है, कुछ पर्टिकुलर स्लॉट है स्टैटिक जीके, और कुछ तो वेरिएबल जीके जो कि हर एग्जाम में आता है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें, और कुछ आती हैं स्टैटिक जीके। इसमें से आप 15 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, मतलब पढ़ के ही कर सकते हैं, लेकिन 15 तो कर ही सकते हैं। और इसमें क्या होता है, लगभग 15 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके और 10 क्वेश्चन नॉर्मल जीके आते हैं। तो ये सारे आगे हम वीडियो में देखेंगे। तो अगर मैं इसको ऐड कर दूँ, 19 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, 18 क्वेश्चन अंग्रेजी में और 15 क्वेश्चन जीके में, तो कितने हो जाएंगे ये? 9 और 10 17, 17 और 5, 17 और 5 कितना होता है? 22, दो, दो कैरी, दो दो 4 5 6 7, 72 क्वेश्चन। अगर 72 क्वेश्चन हो गए, चलो मान लो 70 सही हुए, इसमें से दो फिर भी गलत हो गए, तो कितना हो जाएगा? 210 माइनस 2 नंबर कम, 208। ये कोई हाइपोथेटिकल कैलकुलेशन नहीं है, दिस इज़ फिजिबल, दिस इज़ डूएबल। और 208 नंबर बड़ी ही आसानी से आ जाएंगे अगर आप इस तरीके से अगर आपने अटेम्प्ट किया। और कई लोग हैं वो बहुत ही कम अटेम्प्ट करके आते हैं, 60 ही नंबर अटेम्प्ट करके आते हैं। अरे भाई, 60 ही नंबर अटेम्प्ट कर पा रहे हो, तो ये बताओ कि मैक्सिमम मार्क्स आप कितना स्कोर कर सकते हैं? 180? 180 से ज़्यादा तो आपके मार्क्स आ ही नहीं सकते ना। कि वो जो बात है कि लॉटरी उसी की निकलती है जो टिकट खरीदता है। 60 ही करके आ रहे हो,
बाकी जो डाउटफुल वाले 15 क्वेश्चन थे वो तो आपने सीधे सीधे छोड़ दिए, तो कोई मकसद ही नहीं है, आपके पास मार्क्स आ ही नहीं सकते, आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया है। तो इन दिस एग्जाम व्हाट माय अप्रोच वाज टू अटेम्प्ट मैक्सिमम क्वेश्चन विद बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। 80-80 क्वेश्चन तो आसानी से हो जाते थे, उसके बाद जो लगता था डाउटफुल सा जिसमें थोड़ी सी गट फीलिंग थी, मैं तो मार देता था। बाकी आपको अपने हिसाब से देखना है, लेकिन मेरी वन लाइन स्ट्रेटजी यही रहेगी कि ट्राई टू अटेम्प्ट एज नंबर ऑफ क्वेश्चन एज यू कैन। तो ये थी एक मिनिमम नंबर ऑफ अप्रोच जो आपको रखनी चाहिए। और इस एग्ज़ाम के लिए मॉक मैं सजेस्ट करता हूँ, सी डी एस के लिए मैं नहीं करता हूँ, सी ए पी एफ के लिए नहीं करता हूँ। लेकिन ये थोड़ा सा वैसा एग्ज़ाम है जिसमें आपको एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है और टाइम मैनेजमेंट देखना है, तो इसमें मॉक काफ़ी यूज़फुल है। मैंने ग्रेड अप उस टाइम हुआ करता था, आजकल वो शायद बायजूस का हो गया है। टेक्स्ट बुक या तो आप ले सकते हैं, टेक्स्ट बुक का पूरा एक साथ आ जाता है, पूरा कॉम्बो। तो कोई भी आप मॉक इसके लिए ले सकते हैं, टेक्स्ट बुक हो गया, ग्रेड अप हो गया, क्योंकि ये सब सस्ते हैं, 200-250 में है, खूब सारे मिल जाते हैं, कोई ऐसी आपको ज़रूरत नहीं है एकदम स्पेसिफिक। तो ये चीज़ें थी। और मूविंग फॉरवर्ड, हाँ हो सकता है आपको डिलेमा हो कि क्या ये खुद से हो पाएगा, अरे बिल्कुल हो पाएगा। यूट्यूब का नाम सुना है, सारी चीज़ें जितनी हैं यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आपको बस थोड़ी सी मेहनत करने की देरी है और ये एग्ज़ाम बड़े आसानी से निकल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपको थोड़ा सा पुश चाहिए तो आप कोचिंग ले सकते हैं, जो कि आपकी हेल्प कर देंगे। और अगर आप कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, जैसे अपना भी एक ग्रुप है, सी डी एस ब्लैक यूट्यूब, जहाँ पे आपको और लड़के मिल जाएंगे। तो साथ में अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो, या फिर जो वर्कशीट है वो सब आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। तो स्ट्रेटजी की बात करते हैं, शुरुआत हम मैथ्स से करते हैं क्योंकि मैथ्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके मार्क्स श्योर शॉट आपको मिल जाएंगे, आंसर सीधा वही है ही। और शाम दाम दंड भेद कुछ भी लगाओ, आंसर लाना है बस, है ना। मैथ्स की तो यही स्ट्रेटजी है। ये हिंदी में कहावत होती है, शाम दाम दंड भेद। शाम मतलब होता है टू रिक्वेस्ट, दाम मीन्स होता है रिश्वत देना, ब्राइब देना, दंड तो पता ही है, डरा धमका के। और भेद है, भेद होता है राज की, जैसे मान लो मेरे को आपका कोई राज पता है, तो मैं ब्लैकमेल करूँगा कि भाई मेरा ये काम कर दो वरना तो मैं तुम्हारा भेद खोल दूंगा। इंग्लिश में कहते हैं ना बाय हुक और बाय क्रुक, तो वही चीज़ है, कैसे भी करो अपना काम होना चाहिए। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुटिंग करो, एक्स और वाई लेके सॉल्व करो, दिमाग लगा के सॉल्व करो, चाहे जैसे सॉल्व करो, आंसर लाना होता है, या यूँ कहूँ आंसर पहचानना होता है। पहले तो लाने की कोशिश करो। उसके लिए क्या है, ये सारे टॉपिक्स हैं मैथ्स और एप्टीट्यूड के, इन सारे टॉपिक्स को आपको यूट्यूब से एक एक करके सीख लेना है। यूट्यूब पे डिफेंस स्पेसिफिक भी बहुत सारे चैनल हैं, उनके वीडियो से आप सीख सकते हो। नहीं तो एक वो चैनल है, अगर किसी को थोड़ा एडवांस्ड भी सीखना है, स्टडी आईक्यू में एक वासु, इनका मैंने 2-3 वीडियो देखा है, क्लॉक एंड कैलेंडर, सी ए पी एफ के लिए और रीजनिंग के लिए मैंने कुछ वीडियोस उनसे देखे थे। वासु सर, आप इनकी वीडियोस देख सकते हैं, पर इतनी ज़्यादा की नीड नहीं है। आप क्या करिए, यहाँ से कॉपी करो, मतलब सिलेबस से कॉपी करो, उस टॉपिक का नाम टाइम एंड वर्क, यूट्यूब में जाके पेस्ट करो, 4-6 वीडियो आ जाएगी कि एक वीडियो में सीखें एकदम दबा के टाइम एंड वर्क। ऐसा करके उसका कोई भी आप वीडियो देख लीजिए, सीख जाएंगे। उसके बाद जो वर्कशीट है वो सॉल्व कर लो। लेकिन या फिर अगर आपके पास पाथ फाइंडर हो, तो आप पाथ फाइंडर सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, जिन्होंने सी डी एस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये स्लाइड पहले नहीं आनी चाहिए थी, पर कोई बात नहीं, पहले ये आ गई है। तो एक एक करके आपको सारे टॉपिक सीख लेने हैं, क्योंकि इन सब के कुछ कुछ ट्रिक्स हैं। एक्स और वाई लेने की बजाय अगर आप ट्रिक सीख लेते हैं तो आपका काम और आसान हो जाएगा। और वर्कशीट आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी जो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से करना है। पर ये स्लाइड पहले आ गई, पहले मैं ये स्लाइड बताना चाहता हूँ कि वेट अ मिनट, हु आर यू। आजकल इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी चल रहा है। देखिए, या तो आप सी डी एस प्रिपेयर कर रहे होंगे, प्योरली एफ कैट कम ही लोग करते हैं, जो भी डिफेंस की करता है सी डी एस ही करता है। तो ग्रुप ए में मैंने रखा है उनको जो सी डी एस कर रहे हैं और साथ ही साथ एफ कैट कर रहे हैं, जो कि मोस्टली हम में से यही हैं। सी डी एस में भी वो जो ए एफ ए, आई एम ए या आई एन ए कर रहे हैं, यानी कि जो मेल हैं, नर और मादा। तो और दूसरे बी में आते हैं फीमेल या फिर मेल, जो जिनकी उम्र हो चुकी है, जो सिर्फ सी डी एस ओ टी ए टारगेट कर रहे हैं,
और साथ साथ एफ कैट, यानी कि ये मेल के लिए है, ये फीमेल के लिए, नर और मादा आप देख लें आप क्या हैं। और सी में आते हैं जो प्योरली एफ कैट प्रिपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे जो बड़ा वाला सर्कल है ये रिप्रेजेंट करता है सी डी एस को, और छोटा वाला सर्कल रिप्रेजेंट करता है एफ कैट को। तो ग्रुप ए की बात करते हैं, यानी नर की बात करते हैं। देखिए आपके लिए सी डी एस एफ कैट उसका छोटा बच्चा है। अगर आप सी डी एस प्रिपेयर कर रहे हैं तो समझ लीजिए आपका काम इतना तो हो ही चुका है। बचा क्या है? ये सिर्फ येलो वाला पार्ट। येलो वाला पार्ट क्या है? स्टैटिक जी के, जो कि आप एक वीक भी पढ़ेंगे, एक वीक, 2 वीक एग्जाम के पहले अपने अकॉर्डिंग। कोई एक वीक में पढ़ सकता है, कोई 2 वीक लगा सकता है। जिसके पास, जिसका पहले सी डी एस का कंप्लीट हो गया हो, वो 2 वीक पढ़ लो स्टैटिक जी के। ये स्टैटिक जी के क्या है वो आगे अभी बता देंगे कि कौन कौन से टॉपिक आते हैं। अच्छा, ग्रुप बी में वो हैं जो सी डी एस ओ टी ए के लिए पढ़ रहे हैं। अच्छा, अगर आप ओ टी ए पढ़ रहे हैं इसका मतलब क्या है कि आपका इंग्लिश कवर है, आपका जी के कवर है, लेकिन आपका क्या नहीं कवर है? एक तो स्टैटिक जी के और साथ ही साथ मैथ्स और रीजनिंग। इसके लिए थोड़ा सा आपका एरिया ज़्यादा है, थोड़ा सा आपको पढ़ना है। और सी तो ये एफ कैट वाले ही हो गए, उनको तो वही सब पढ़ना है जो हम इसमें बात करते हुए चले आ रहे हैं। तो जो सी डी एस ए एफ आई में आईने हैं उनके उनको बस स्टैटिक जी के ही पढ़ना है एट द एंड। और बी वालों को, ओ टी ए वालों को मैथ्स रीजनिंग प्लस स्टैटिक जी के, ये बेनिफिट है। तो जिनके पास पाथ फाइंडर है और उन्होंने आई एम ए में मैथ्स भी आती है, तो वो सारी चीज़ें अगर लगा रखी है तो एफ कैट के लिए अलग से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ रीजनिंग के आपको कुछ वीडियोस देख लेने हैं और वो बड़ी आसानी से आपका वहीं पे हो जाएगा सॉल्व। तो ये सारी चीज़ें थी, और कुछ कुछ जैसे ट्रिक्स होती हैं, तो ट्रिक्स मैंने पहले भी वीडियो में बताया है लेकिन यहाँ भी बता देता हूँ। स्क्रीन, ब्लैक स्क्रीन। जैसे टाइम एंड वर्क में एक वो मैंने बताया था। टाइम एंड वर्क में जैसे ट्रिक क्या होती है कि अगर ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है, तो क्वेश्चन आता है ए और बी मिल करके कितने दिन में करेंगे? तो इसका सिंपल सा क्या है स्ट्रेटजी, यहाँ एलसीएम ले लो 30, दिस अपॉन दिस करके यहाँ लिख दो, ये हो गया। ये आता क्या है? 1 डे वर्क। आपको ये जानना ज़रूरी है कि मतलब इसका बेसिक जानना ज़रूरी है, थ्योरी, ताकि वहाँ पे क्वेश्चन चेंज भी कर दे तो अपने हिसाब से सॉल्व कर लो। तो यानी एक दिन में अगर ए प्लस बी का देखें तो एक दिन में कितना, 3 यूनिट का काम हो रहा है, क्योंकि ये 2 कर दे रहा है, ये 1 कर दे रहा है, साथ में मिलकर 3 यूनिट का काम कर देंगे। टोटल काम तो 30 ही है, तो ए प्लस बी मिल करके कितना करेंगे? तो दिस अपॉन दिस हो जाएगा, यानी 30/3, यानी कि 10 days। ऐसे टाइम एंड वर्क की ये सारी चीज़ें आप यूट्यूब से एक एक वीडियो में पूरी चीज़ें सीख लेंगे। ऐसे ही और क्या है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट वाला है, तो उसमें एक क्वेश्चन आता है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस बताना है फॉर 2 years। तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? PR² अपॉन 100²। जैसे डिस्काउंट वाले क्वेश्चन पे कैसे हैं, मान लो आप दुकान पे गए, डिस्काउंट वाले क्वेश्चन आते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट, कि उसने बोला पहले कि ठीक है भाई 35% का डिस्काउंट ले लो, फिर उसने बोला कि 50% का डिस्काउंट और ले लो, तो ओवरऑल डिस्काउंट कितने का हुआ? तो इसके लिए क्या है? ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, यानी कि पहले 35% का डिस्काउंट, माइनस मीन्स डिस्काउंट हो रहा है ना, घट रहा है, फिर माइनस 50% का डिस्काउंट, फिर माइनस माइनस अपॉन 100। ठीक है, ये ए की वैल्यू -35 है, बी की वैल्यू -50 है, तो ये ऐसे कट गया। यहाँ 30 मान लेते हैं, जल्दी कट जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कट गया, कितना बचा? 15, और -80 + 15 कितना हो गया? -65। तो यानी कि 65% का ओवरऑल डिस्काउंट है। तो ये अगर छोटी छोटी ट्रिक्स अगर पता रहेगा आपको, तो बड़ी ही जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपसे। और क्या है, जैसे प्रॉफिट लॉस है। अच्छा, ठीक है, प्रॉफिट लॉस में क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई चीज़ है, उसका 20% इंक्रीमेंट हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? वो 120% हो गया। अगर इसका 20% घटाना है तो उसका क्या मतलब है? 80% हो गया। एरो लगा लगा के इसको सॉल्व करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं पता, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, तो एकदम स्क्रैच से आपको ये सीखना है और सारी चीज़ें हो जाएंगी। जैसे एक एज वाला क्वेश्चन आता है, मान लो कालू और शालू, इनकी जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है? 9:11।
और आज से 4 साल बाद इनकी एज का रेशियो कितना हो गया? कितना ले लें? 11/13 ले लें। ठीक है। कितने साल बाद? 4 साल बाद कालू और शालू की एज का रेशियो ये हो गया। तो बताओ कालू की प्रेजेंट एज कितनी है? कालू नहीं, चलो शालू की निकालते हैं, शालू अच्छी लग रही है। ओह, मैन विल बी मैन, इम्पेरियल ब्लू। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, देखो ये इनकी प्रेजेंट एज थी, ये 4 साल बाद की एज का रेशियो है। तो यहाँ पे इनका डिफरेंस देखो कितने का है, 2 का। तो ये हर बार आपको 2 का डिफरेंस मिलेगा नहीं। मान लो ये 2 का डिफरेंस नहीं होता, तो हमें एक चीज़ है उसको सॉल्व करके इनका रेशियो बराबर कर लेना है। कैसे कर लेना है वो अलग बात है, पर कर लेना है। मान लो अब कर लिया, तो 2 का डिफरेंस है ना, 9 से 11, 2 का डिफरेंस 11 से 13, 2 का डिफरेंस, तो 2 का डिफरेंस कितना दिखा रहा है, 4 साल। तो मान लो शालू की एज निकालनी है, तो यानी 11 क्या हो जाएगा, या जो भी हो, तो 11 हो जाएगा। 11 × 4/2, 22 साल। इस तरीके से ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो आप सीख लेंगे तो आपका काम और भी आसान हो जाएगा। और और 2-3 चीज़ें आती हैं मैथ्स में क्वेश्चन, जैसे कि एवरेज का क्वेश्चन है, तो एवरेज के लिए भी आपको शॉर्ट ट्रिक सीख लेनी है कि जैसे मान लो 3 नंबर है, तो एक तो नॉर्मल है कि आप इनको ऐड करो, 3 से डिवाइड करो, एवरेज हो जाए। एक एज्यूम्ड मीन का वो है कॉन्सेप्ट, इनका एक आप मीन मान लिया आपने, मान लो क्या मान लेते हैं, 24 मान लेते हैं मीन। उसके बाद इसका डिफरेंस देखो कितना डेविएशन है, 25 में 24 जाएगा, यानी इसमें से ये हमने एज्यूम्ड मीन है, इसको ए ले लेते हैं, इसमें से हमने माइनस कर दिया -1, इसको उसको माइनस किया 0, इसको उसको माइनस किया 1। तो ये यही आंसर आ गया। अगर मान लो यहाँ कुछ नंबर होता, मान लो 3 होता, -3 होता, तो 3 लोग हैं, फिर उसको हम डिवाइड कर देते, -1 हो जाता, यानी कि एज्यूम्ड मीन में से एक घटा देंगे तो हमारा मीन आ जाता 23। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे अपने उसमें। और जो सेकंड चीज़ है वो है रीजनिंग का। ठीक है, अब हम रीजनिंग देखते हैं। मैंने बताया कि जो प्लेलिस्ट है वो यूट्यूब पे बहुत सारी अवेलेबल है, आप इसकी रीजनिंग का आप वीडियो देख लेंगे तो काम हो जाएगा। या फिर जो सटीक मेथड है जो मैं यूज़ करता हूँ वो है कि एक पीवाईक्यू की बुक ले लीजिए। पीवाईक्यू की बुक जैसे कि ये है दिशा पब्लिकेशन की, हालांकि इसमें मेमोरी बेस्ड ही क्वेश्चन है, पेपर छापता तो है नहीं एफकेट, लेकिन फिर भी इसमें क्या है कि जीके के क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो ये हेल्पफुल हो जाएगा आपको। और इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो एक पीवाईक्यू की बुक अगर आप ले लीजिए, 200-250 की आती है, तो पूरे उसमें रीजनिंग आप लगाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि अरे ये तो सारा हो जा रहा है। सिंपल क्वेश्चन होते हैं, मिरर होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। और एनालॉगी वाले क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, और कुत्ते बिल्ली वाले क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। कुत्ते बिल्ली मतलब जैसे मान लो वो है एनिमल एंड देयर बेबीज़, जैसे लॉयन है, तो लॉयन का बच्चा क्या होता है, कब। जैसे काऊ है, काऊ का बच्चा क्या होता है, काल। ये सारी चीज़ें हैं ना, तो इसमें एनालॉगी के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ लॉयन लिख देगा, यहाँ कब लिख लिख देगा, यहाँ काऊ लिख देगा, यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा। वैसे ही एनिमल एंड देयर साउंड, ये क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे एनिमल रहेगा, एनिमल जैसे मान लो हॉर्स, तो हॉर्स का साउंड होता है नी। हॉर्स की साउंड वैसे मैं निकाल भी लेता हूँ। और मान लो यहाँ कैट है, तो कैट की साउंड क्या होती है, म्यू, म्यू, ऐसी वाली। और डंकी है, तो डंकी ढैंचू ढैंचू कहता है, इसकी साउंड क्या होती है, बज़। बज़ खैर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि ये बजिंग बजिंग सा है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको पढ़नी है। एनालॉगी के में इसके क्वेश्चन काफ़ी आते हैं और हम पढ़ के नहीं जाते हैं, भूल जाते हैं हर बार। और हॉर्स की आवाज़ निकालू, ठीक है। और एक चीज़ जो यहाँ मेरे को बतानी था, एक क्वेश्चन और परेशान करता है मैथ्स में। क्वेश्चन जो वो आता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो कि ऐसे है कि यहाँ पे लिखना चाहिए मुझे, AP 1 + R/100 की पावर n, वेयर n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ ईयर्स।
दिक्कत तब आ जाती है अगर n मान लो 2.5 साल कह दिया है, 2.5 साल का मतलब 5/2। तो अब 5/2 को यहाँ सॉल्व कैसे करेंगे, यही तो दिक्कत आ जाती है ना। तो उसके लिए तो दो तरीका है। 2.5 साल का मतलब है कि 2 साल का आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लीजिए। ठीक है, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अब आधे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, उस टोटल अमाउंट पे लगा हुआ इंटरेस्ट। यानी कि अब आधे साल का इस पूरे अमाउंट पे, अमाउंट का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो और इनको जोड़ दो। ठीक है, यहाँ से 2 साल तक का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, आधे साल का और चाहिए। तो इसको अमाउंट या प्रिंसिपल मान करके आधे साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो और दोनों को जोड़ दो। या दूसरा मेथड क्या है कि सीधा अगर हम यहाँ पे रखें, इसकी पावर n की जगह अब हमें 5/2 रखना होगा, या फिर हम क्या है 1/2 रखना होगा। उसको सॉल्व कैसे करें, यही तो दिक्कत आती है। तो इसकी पावर 2 और इसकी पावर 1/2, ऐसा तो हम कर ही सकते हैं। अरे a की पावर m इंटू a की पावर n कैन बी रिप्रेजेंटेड एज a की पावर mn, इंटू है यहाँ पे, इसको यहाँ मिटा देता हूँ। तो अब हमें क्या करना है, ये तो हम सॉल्व कर ही लेंगे, इसका स्क्वायर करना है। इसका हाफ करने के लिए देखो यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस आर की पावर 100/n। ये हाफ यहाँ पे इसके सामने ले आओ, यानी कि अमाउंट क्या हो जाएगा हमारा, p 1 प्लस 1/2 आर की पावर 100 इंटू n। सॉरी n तो हट गया, ये वाला पहले से यहाँ पे है, मैं सिर्फ इसको लिख रहा था। यहाँ पे ऐसे कैसे आया, क्या ये आता है? तो देखो आता नहीं है, लेकिन बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर आपको याद हो, ये हुआ क्यों, 1 प्लस एक्स की पावर n होता है। इसका एक्सपेंशन कैसे होता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 n-2/3 फैक्टोरियल और यहाँ एक्स क्यूब एंड सो ऑन। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन ऐसा होता है। खैर ये नहीं पता हो कोई बात नहीं, ये बस मैं बता रहा हूँ कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। कि पता चला कहीं कल a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो उसको ऐसे मानने लग गए a+2b, क्योंकि ये तो सामने लाना था ना, यूट्यूब पे एक लड़के ने सिखाया था, सीडीएस लैग वाले ने। ऐसा नहीं है, ये क्या है, 1 प्लस समथिंग की पावर n, और n अगर बहुत ही स्मॉल है तो क्या हो जाएगा इस केस में, ये तो रियल फॉर्मूला है। n अगर बहुत छोटा है, क्योंकि हाफ है, 0.5 है, 1 से तो बहुत छोटा है। देखो ये n इतना छोटा, इंटू में n-1 और अपॉन में एक बड़ी वैल्यू से डिवाइड। जितनी बड़ी वैल्यू से डिवाइड होगा वो वैल्यू और छोटी हो जाएगी। जैसे मान लो 5 है, 5 को 5 से डिवाइड करते हैं, फिर 10 से डिवाइड करते हैं, फिर 20 से डिवाइड करते हैं। मैं और बड़ी वैल्यू से डिवाइड करते जा रहा हूँ, तो यहाँ पे आंसर क्या है, 1। अगर मैंने और बड़ी वैल्यू यानी 10 से डिवाइड किया है तो आंसर क्या है, 0.5। और बड़ी वैल्यू से डिवाइड किया है तो कितना हो जाएगा, 0.25। वैल्यू तो और छोटी होती जा रही है ना। तो इस एक्सपेंशन के लास्ट में ये सब तो कितने छोटे हो जाएंगे, तो इनको मत ही मानो, केवल इतना ही मानो 1 + n x। तो इसलिए इस पावर को हम सामने ला सकते हैं, 1 + n x ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये इनकी ट्रिक्स की वीडियो जो है, मैं टाइम मिलेगा तो मैं ले आऊँगा। लेकिन यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, अगर आप सर्च भी करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। अब बात करते हैं इंग्लिश की। बेसिक इंग्लिश ग्रामर जिन्होंने सीडीएस के लिए पढ़ा है तो और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से निकल जाएगा। एंड द बुक आई रिकमेंड फॉर दिस इज़ नीतू सिंह। ये ठीक बुक है, लेकिन अगर किसी के पास पाथ फाइंडर है तो उसने भी अगर वो पढ़ लिया तो भी उसका वो निकल जाएगा। ईडियम्स एंड फ्रेजेस की याद करने की कोशिश नहीं करनी है, लेकिन एक बार एक लाइट रीडिंग लेनी है जिससे कि हम एलिमिनेशन सीख जाएं। क्योंकि ईडियम्स एंड फ्रेजेस में क्या होता है कि ऑप्शंस ऊट पटांग से होते हैं, उससे हम एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे कि वो है ना, एक तो देखो याद आ रहा है, कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स GTA वाई सिटी में भी डाला होगा आपने। व्हेन रेन हैविली, इसे तो बहुत ही पॉपुलर है। बहुत ज़्यादा अगर बारिश होती है तो हम ये करते हैं, कैट्स एंड डॉग्स कहते हैं। और रेन से मेरे को याद आ रहा है वो कबीर साहब की उल्टी वानी, बरसे कंबल भीगे पानी। खैर और क्या है इसमें, एक दो ईडियम अगर हम देखें तो ईडियम से क्या है कि हमें पढ़ के भी थोड़ा सा हमें समझ आ जाता है कि ये ईडियम क्या कह रहा है। जैसे कि बैड ब्लड, तो बैड ब्लड क्या है, दोस्ती।
नहीं, पढ़ के नहीं, हल्का हल्का सा फीलिंग आ रही है, तो आपको ईडियम्स एंड फ्रीजम्स की वो फीलिंग आ जाएगी। लेकिन कब आएगी? जब आप इस सारे लिस्ट को एक बार पढ़ लें। तो दोस्ती तो नहीं हो सकती, बैड ब्लड ऐसा दुश्मनी दुश्मनी सा नहीं लग रहा, बैड ब्लड। तो ये क्या है? एक दुश्मनी वाली चीज़ है। तो ऐसे हम पढ़ करके इसको कर सकते हैं। बीटिंग अराउंड द बुश, कि बस तुम ऐसे ही बीट, यू आर जस्ट बीटिंग अराउंड द बुश। इवन इन इंटरव्यू समटाइम्स आयो थोड़ा सा ग्रिल करने के लिए कह देता है कि विनय यू आर जस्ट बीटिंग अराउंड द बुश, जस्ट कम टू द पॉइंट ना। कहा है ना किसी को, बीटिंग अराउंड द बुश, मतलब बात, जो मेन बात है उसको तुम नहीं बता रहे हो, अगल बगल की चीज़ें बता रहे हो, उसको कहते हैं बीटिंग अराउंड द बुश। तो ये जो वो है इडियम्स एंड फ्रेजेस, अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो ये चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। और इससे एक और याद आया कि वो था, क्राई ओवर द, डोंट क्राई ओवर द स्पिल्ट मिल्क। अड़ाए हुए दूध पे अब क्या तुम क्राई रो रहे हो यार, जो हो गया सो हो गया, अब क्या, है ना। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस की एक लाइट रीडिंग विल हेल्प यू टू सॉल्व यूजिंग द एलिमिनेशन टेक्निक। ये चीज़ें थी मेरे अकॉर्डिंग। उसके बाद जीके। जीके का जैसे मैंने बताया, जो सीडीएस के लिए मेल है, नर, मैं नर और मादा क्यों बोल रहा हूँ, मुझे कहना चाहिए आईएमए एएफए वाले, पर आप समझ तो रही हैं। सीडीएस के लिए आपने जितना पढ़ा है आप केवल वही पढ़िए, यानी इंग्लिश वही, जीके वही, इंग्लिश वही, मैथ्स, रीजनिंग के एक दो वीडियो, और स्टैटिक जीके एक वीक पहले काम हो जाएगा। सीडीएस के जो ओटीए वाले हैं, जीके और इंग्लिश आपने पढ़ा है, थोड़ा सा मैथ्स पढ़ना है, स्टैटिक जीके पढ़ना है। ये एक वीक नहीं है, अपने अकॉर्डिंग आपको देखना है। जो ज़्यादा सीरियस हो तो भाई और ज़्यादा देख लो, एक दो हफ्ता ज़रूर लगा लो। जो केवल एफ कैट पढ़ रहे हैं उन्हीं के लिए तो ये वीडियो है। स्टैटिक जीके आप ज़्यादा फोकस करिए, और जो बहुत ही पॉपुलर जीके हैं वो आपको लूसेंट जीके से पढ़ लेनी है। पिंक कलर के बॉक्सेस होते हैं उसमें, वो इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे बुक्स एंड ऑथर्स, और बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एमरजेंसी, और ज्योग्राफी में प्लानट वाली चीज़ें, ये सारी चीज़ें आप लूसेंट से पढ़ लीजिए, पूरा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। स्टैटिक जीके में सबसे फेवरेट जो एफ कैट का है वो है स्पोर्ट्स का, यानी कि टर्म, टर्मिनोलॉजी, गेम्स, स्पोर्ट्स, इसमें कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं, खो खो में कितने प्लेयर होते हैं, और मान लो टैपिंग, खो खो में हम लोग टैपिंग करते हैं ना, पैर पे मारने वाला, अगर किसी ने खेला हो, केवी में तो बहुत होता था, खो खो और हैंडबॉल। तो ये टर्म आ जाता है कि ये किस गेम से एसोसिएटेड है। पोलो, वाटर पोलो, पुट, मुझे याद है गोल्फ में ऐसे करके मारते हैं, यहाँ पे से गिर जाता है, उसको बोलते हैं पुट, आखिरी शॉट को। तो ये सारे टर्म और टर्मिनोलॉजीज पढ़ने हैं स्टैटिक जीके के नाम पे। डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन, कौन सी एकेडमी कहाँ है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस क्या क्या हैं, मिसाइल, आजकल बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं मिसाइल पे, ध्रुव है, धनुष है, और HAL हेलीकॉप्टर है, यानी इक्विपमेंट कहना चाहता हूँ मैं मिलिट्री के, ये आपको पढ़ना है। अग्नि 1 2 3 4 5 प्राइम, पहला पहला आदमी जो चांद पे गया, बड़ी नदी, सबसे लंबी नदी, सबसे ऊंची नदी, सबसे बड़ा पहाड़, पहली वुमेन सीएम, पहले वुमेन गवर्नर, ये जो पहले पहले वाली चीज़ें जो हम लोग बचपन में आपस में पूछा करते थे, चल बता पहला आदमी कौन था जो मर गया, मतलब, तो इस तरीके की चीज़ें। बेसिक हिस्ट्री ज्योग्राफी ये तो आपको लूसेंट में मिल जाएगी। बेसिक साइंस सब वही हो गया। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इसमें नहीं आते हैं, तो इसलिए अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिना न्यूज़पेपर के भी एग्ज़ाम निकलता है। कंट्री एंड कैपिटल को 3 स्लॉट होते हैं ना, 3 दिन पेपर होता है, दो दो स्लॉट में, हर बार एक स्लॉट में तो आता ही है कंट्री एंड कैपिटल। तो आप ये कंट्री एंड कैपिटल जो है वो आप सीख सकते हैं, इसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। न्यूज़पेपर इज़ नॉट कंपलसरी, लेकिन अगर आपको हल्का हल्का सा पढ़ना हो, न्यूज़ आप टुडेज डॉट न्यूज़पेपर, ये इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ पे न्यूज़ अपडेट्स मिल जाती हैं, तो आप जुड़ सकते हैं अगर आप चाहें तो। न्यूज़पेपर जो पढ़ रहा है उसके लिए तो ठीक है, मैं कह रहा हूँ कंपलसरी नहीं है कि नहीं भाई न्यूज़पेपर से ही सवाल आता है, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं। EKT के लिए हालांकि अलग से वीडियो आएगा, बट थोड़ा सा बताता हूँ कि जस्ट ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स एंड टिकट, जो लग रहा है कि आंसर है उसको लगा दो यार, क्योंकि अब पढ़ नहीं पाओगे ना, इंजीनियरिंग के हुए टाइम हो गया है, या तो अपने जो आपके नोट्स हैं उसको रिवाइज कर लो। तो नोट्स हैं आपके पास? हम्म? बनाए थे नोट्स? एक एक कॉपी लेके चले जाते थे, उसमें आप किसी के पास नोट्स होगा नहीं होगा, बट एक हैंडबुक है मेड इजी की, जो कि अच्छी है, मैंने यहीं से रिवाइज किया था जब पहली बार जाना था तो।
तो ये बाकी क्या क्या क्वेश्चन आते हैं उसका अलग से वीडियो में बता देंगे। बाकी वही सारे क्वेश्चन है, बेसिक लीनियर अलजेब्रा है, मेडिसिन डिटर्मिनेंट, बेसिक कैलकुलस, और आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, और मैकेनिकल में वो गियर वाला अडेंडम डिडेंडम, इसका चलो अलग से वीडियो में ही बताऊंगा। और जो बीत गई सो बात गई, अंबर के आनंद को देखो, वो एक पोएम है ना बच्चन साहब की, हरिवंश राय बच्चन साहब की है। हम्म, कि जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था। फिर क्या है? जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, अंबर के आनंद को देखो, टूटे इसके कितने तारे, छूटे इसके कितने तारे, अब बोलो टूटे अंबर से, अंबर कब शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई, ऐसे करके एक कविता अच्छी है। तो कंक्लूजन क्या है कि फिनिश करिए आप वन बाय वन ईच सब्जेक्ट, अवॉइड फैंसी बुक्स। फैंसी बुक्स में क्या है कि इतनी नहीं पढ़नी, एक पीवाईक्यू की बुक इज़ इनफ फॉर दिस एग्ज़ाम। और अवॉइड फैंसी पीपल जो, या फैंसी बातें मतलब जो बोले कि अरे एफकेट के लिए थोड़ी पढ़ना पड़ता है, एफकेट के लिए तो बस एक दिन में ऐसे जाओ और वहाँ से टिक मारने लगो और सॉल्व हो जाता है ना। जो अतिशयोक्ति अलंकार लगाए, मीन्स द एग्जेजरेशन। और ऐसा भी नहीं करना है कि एफकेट के लिए आपको कोई डरा दे कि अरे एफकेट ऐसे थोड़ी निकलता है, उसके लिए खूब पढ़ना पड़ता है, उसके लिए कोचिंग लेनी पड़ती है। तो ये सब बातें नहीं है, आप अपने से पढ़िए, यही सिलेबस है, इतना पढ़ लेंगे तो निकल जाएगा। और पॉइंट टू बी नोटेड, इफ़ यू आर वीक इन मैथ्स, अगर आपको मैथ्स से डर लगता था तो आपको मैथ्स सॉल्व करना पड़ेगा यार, क्योंकि जब सीखोगे नहीं तो सॉल्व कहाँ से करोगे। So that is why you are supposed to solve the question of maths if you are weak in maths. But if you are good in maths, काम हो जाएगा, आप निकाल लेंगे। एंड फ्यू जीके के क्वेश्चन रिपीट्स एवरी ईयर। रिपीट्स का क्या मतलब है? 25 में से 2 क्वेश्चन तो रिपीट हो ही जाएंगे। तो आप पीवाईक्यू अगर लगा लीजिए, और नहीं तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है उसको आप देख सकते हैं। और मेरी जो एक फाइनल एडवाइस थी कि अटेम्प्ट द मैक्सिमम यू कैन। अब मैक्सिमम का ये मतलब भी नहीं कि आता नहीं और 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, जब आता नहीं है तो क्यों कर दिया। इंग्लिश इंग्लिश में जो लग रहा है कि हाँ ये कर सकते हैं तो कर दो। सिनोनिम और एंटोनिम अगर बिल्कुल ही नहीं पता है, एलिमिनेट भी नहीं कर पा रहे हो तो छोड़ दो। लेकिन कुछ क्वेश्चन अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ ये ऐसा ऐसा लग रहा है तो मार दो। ये मेरा कहने का मतलब है। इतनी प्लेलिस्ट बनी हुई है, कंट्री एंड कैपिटल 210 200 के आसपास कंट्री है, तो वो याद नहीं होती है, पर कॉन्टिनेंट वाइज मैंने जो अपने टाइम पे ट्रिक बनाई थी वो शेयर कर दी है, आप देख सकते हैं। एफकेट के जो पीवाईक्यू के हैं 5 वीडियोस बना दिए 2016 से 20 तक मेरे ख्याल से, जब मैंने पहले किया था ना अटेम्प्ट, तो उसके लिए जो मेरे पास बुक थी अरिहंत की, तो 16 से 20 के पेपर जो हैं वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। 20 से 22 के जो, यानी ये जो 5 पेपर है इनका नहीं किया है, अगर टाइम रहा तो ये भी मैं अपलोड कर दूंगा। और केमिस्ट्री के वीडियो तैयार है, केमिस्ट्री फॉर सी डी एस, सी ए पी एफ, यानी जो यू पी एस सी वाला एग्ज़ाम है, और एफ कैट तो ठीक है ये भी इसी में है। केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट तैयार है, 5 वीडियो हैं, वो भी आप देख लेंगे तो कोई ज़रूरत नहीं है, सब हो जाएगी। पॉलिटी की थोड़ी ब्रीफिंग के वीडियोस हैं जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, आप वो देख सकते हैं। एक और प्लेलिस्ट एस एस बी ऑनेस्ट रिव्यू, जो कुछ लोगों ने कहा है वो मैं लाने की कोशिश करूँगा। तो ये सारी चीज़ें थी। और थैंक यू। माय नेम इज़ विनय यादव, आई हैव क्लियर्ड एफकेट 5 टाइम्स। ये सीडीएस ब्लैक यूट्यूब टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप जुड़ सकते हैं। 6.5 के फॉलोअर्स के आसपास लोग हैं, यहाँ आपको मिलेंगे न्यूज़ और कोट्स। तो ये थी मेरी स्ट्रेटजी एफकेट के लिए। मुझे लगता है मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया होगा। इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन, यू हैव अ डाउट, यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू, टू गाइड यू। थैंक यू, हैव अ गुड डे।